क्या बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च कामयाब रहा? क्या तेजस्वी यादव या बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी अपने मिशन में कामयाब रही? क्या जनता को सही मैसेज देने में आरजेडी कामयाब रही है? आखिर लोक भवन मार्च के पीछे कारण क्या था? इसके पीछे जो मंशा थी या जो इच्छा थी वो कितनी पूरी हो पाई? बिहार में पुलिस ने इस लोक भवन मार्च को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए जो इंतजाम किए थे, पुलिस अपने मकसद में कितना कामयाब हुई और कितना कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में पुलिस को कामयाबी मिली? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं और बताएंगे कि आज के लोक भवन मार्च में खास क्या था। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और आप जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और वहीं पर यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दरअसल आज बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की तरफ से लोक भवन मार्च का ऐलान किया गया था, यानी राज्यपाल जहां होते हैं, राज्यपाल के निवास, वहां तक मार्च था। और यह मार्च शुरू हुआ गांधी मैदान से। ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से यह मार्च की शुरुआत होती है और इसका रूट जो तय किया गया था, जो लोग पटना को जानते हैं, जो लोग पटना के रास्ते को समझते हैं, वो जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि गांधी मैदान जो है वो पटना का बिल्कुल दिल कहा जाता है, हृदय स्थली कही जाती है। गांधी मैदान बिल्कुल पटना का सेंटर है और वहां से जब रूट ये मार्च निकलता है तो उसका रूट ये था कि जेपी गोलंबर से होते हुए डाक बंगला चौराहे तक ये मार्च निकलता है। डाक बंगला चौराहा वो चौराहा है जहां बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब आसपास बहुत बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तमाम कार्यालय है, और वो डाक बंगला चौराहा बिल्कुल पटना जंक्शन के करीब है। तो डाक बंगला चौराहा मार्च जाता है और वहां से फिर मुड़ता है वो बेली रोड की तरफ, जहां तारामंडल पड़ता है। तारामंडल के पास में ही इनकम टैक्स गोलंबर है और वहीं से बेली रोड की शुरुआत होती है, जहां पर इस मार्च को जाना था लोक भवन तक, यानी राज्यपाल के निवास तक। तो गांधी मैदान से इस मार्च की शुरुआत होती है। दरअसल होता यह है कि जब यह मार्च शुरू होता है तो तेजस्वी यादव कुछ देर बाद पहुंचते हैं। पहले उनके कार्यकर्ता और तमाम नेता पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं तो फिर वो मार्च वहां से निकलता है। पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम कर रखे थे क्योंकि विपक्ष ने, खासतौर पर आरजेडी जिसने इस पूरे मार्च का आयोजन किया था, उसने पहले से ही ये घोषणा कर दी थी कि तमाम अलग अलग विषयों को लेकर यह मार्च है, यह विरोध प्रदर्शन है, जिसमें पेपर लीक का भी मुद्दा है, छात्रों को रोजगार का मुद्दा है, या फिर जो पिछले दिनों छात्र आंदोलन को लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी वो मुद्दा था कि किस तरीके से सीवान में AK-47 पुलिस के एक जवान ने चलाई थी। इसके अलावा पुलिस के जवान की गोलीबारी में तीन जो छात्र हैं घायल हुए थे, वो मुद्दा था। यानी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर और छात्रों को रोजगार देने के मुद्दे पे, तमाम विषयों को लेकर ये लोक भवन मार्च का ऐलान हुआ था। जाहिर तौर पर पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए थे कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, आरजेडी का अपना जनाधार है, आरजेडी की अपनी ताकत है और तेजस्वी यादव आरजेडी का युवा चेहरा है और आरजेडी का भविष्य उनको माना जाता है। लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी वही हैं। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, मीसा भारती आती हैं, पार्टी के तमाम विधायक, तमाम सांसद, तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव जो राज्यसभा सांसद है वो भी मौजूद रहते हैं। मार्च निकलता है और डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है। डाक बंगला चौराहे पर, चूंकि मैंने बताया कि ये मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठान है और सबसे हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर पुलिस के बलों की तैनाती थी और बहुत भरपूर इंतजाम थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी कि यहां से आगे इस मार्च को नहीं निकलने देना है, लेकिन भीड़ थी और भीड़ इस बैरिकेडिंग को तोड़ देती है। तेजस्वी यादव भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब पुलिस के लिए, चूंकि पहले एक जो वहां पर था कि डाक बंगला चौराहे पर रोक लेंगे, वहां पुलिस नहीं रोक पाती है, या ये कहें कि वहां पर पुलिस ने इंतजाम तो किए थे रोकने के, लेकिन बहुत सख्ती पुलिस ने नहीं दिखाई, क्योंकि पुलिस को पता था कि अगर विरोध मार्च है तो कुछ आगे तक तो जाएगा। उसके बाद वहां से जब वो निकलते हैं तो फिर वो तारामंडल होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचते हैं और इनकम टैक्स गोलंबर के बाद से चूंकि चुनौतियां बढ़ जाती हैं, इनकम टैक्स गोलंबर जो है उसी के एक तरफ वीरचंद पटेल पथ है और यहीं पर तमाम पार्टियों के कार्यालय हैं, राजनीतिक सियासी दलों के कार्यालय वहां पर है। आरजेडी का भी कार्यालय वहीं बगल में है, बीजेपी का कार्यालय है, जेडीयू का कार्यालय है, यानी सभी प्रमुख सियासी पार्टियों का दफ्तर वहीं पर है।
तो इनकम टैक्स गोलंबर के पास से अगर वहां से मार्च बेली रोड की तरफ बढ़े तो चुनौती फिर पुलिस की बढ़ जाती है, क्योंकि बेली रोड में जब जाते हैं तो वो पूरा हाई प्रोफाइल एरिया हो जाता है, वीवीआईपी इलाका हो जाता है, क्योंकि वहीं से आप जब आगे बढ़ते हैं तो तमाम मंत्रियों के, विधायकों के, सबके आवास होते हैं आगे जाकर। इसलिए पुलिस की चुनौती थी कि इनकम टैक्स गोलंबर से आगे नहीं बढ़ने देना है। और वहीं इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले के इंतजाम कर रखे थे, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रखा था, इंतजाम कर रखा था, और यहीं पर पुलिस ने पानी की बौछार करनी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को पता था कि इसके आगे अगर भीड़ बढ़ती है तो चुनौती बढ़ जाएगी। लोक भवन, चूंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, और लोक भवन के पास पहुंचकर कोई भी असहज स्थिति न पैदा हो, किसी तरह वहां हंगामा न हो, वहां पर कोई प्रदर्शन न हो, यह जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। पुलिस ने उसी इनकम टैक्स गोलंबर के पास वहां पर सख्त बैरिकेडिंग कर दी थी, और यहीं पर भीड़ कोशिश कर रही थी बैरिकेडिंग को तोड़कर फिर से फांद कर पार करने की, लेकिन पुलिस ने वहां पर उससे आगे तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया, और तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के तमाम नेता, मीसा भारती, सब डिटेन कर लिए गए। एक और चीज देखने को मिली कि तेजस्वी यादव भी, उस वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार मारी जा रही थी, तो तेजस्वी यादव भी पानी की बौछार में भीग गए, क्योंकि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि नेताओं को भी वाटर कैनन का इस्तेमाल जब हो रहा था तो उनको भी उसका निशाना बनाया गया, और यह जरूरी था क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना था। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया जाता है, बस में पुलिस बिठाती है, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो जिस बस में तेजस्वी यादव को बिठाया जाता है उसकी छत पर कार्यकर्ता चढ़ जाते हैं। पुलिस सबको लेकर थाने पहुंचती है, वहां पर रोका जाता है उन सबको, मीसा भारती को भी वहीं पर रोका जाता है, और कुछ देर बाद जब समय बीतने लगता है, कार्यकर्ता इस बीच भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस कामयाब हो जाती है, भीड़ छट जाती है, और उसके बाद तेजस्वी यादव वहां से रिहा कर दिए जाते हैं। तेजस्वी यादव उसके बाद बयान देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये आंदोलन, हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सीवान में AK-47 चलाने की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। आखिर किसने वो आदेश दिया था, किसके आदेश पर पुलिस के जवान ने AK-47 का इस्तेमाल किया? जब तक इसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। युवाओं के रोजगार को लेकर हमारी लड़ाई जो है वो सड़क पर जारी रहेगी। मीसा भारती ने भी यही कहा कि मीसा भारती ने कहा कि दरअसल पुलिस ने कुछ किया नहीं, हम लोगों को कुछ देर बिठाया, उसके बाद हम लोगों का नाम, पता, बायोडाटा वगैरह लेकर हम लोगों को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, लेकिन आगे संघर्ष होता रहेगा, इसका ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा कर दी वहीं पर कि हम भले ही लोक भवन तक नहीं मार्च कर पाए हैं, लेकिन हमारा आरजेडी का एक डेलीगेशन जो है वो राज्यपाल से मिलेगा और जाकर उनको ज्ञापन सौंपेगा। हर विषय पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सारे विषयों पर जाकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। और फिर कुछ देर बाद वही होता है, आरजेडी के तमाम सांसद, आरजेडी के विधायक, ये सब राजभवन की ओर जाते हैं, लोक भवन की ओर जाते हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। यानी पूरा ये जो मिशन था उसको अगर दो तरीके से अलग अलग हिस्सों में देखें तो एक तरफ लोक भवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का मसला, चलिए ये तो कामयाब, लेकिन अगर ये कहें कि लोक भवन मार्च का जो मिशन था उसे हम ये कह सकते हैं कि अधूरा रह गया, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस मकसद से इस मार्च की शुरुआत करते हैं और उन्हें लगा कि वो लोक भवन तक जाएंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे, वो कामयाब नहीं हो सका। उनको बीच रास्ते से डिटेन कर लिया गया। हम दूसरे पक्ष को अगर देखें तो ये कहेंगे कि प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत अच्छे से इस चुनौती को संभाला, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल अगर प्रदर्शन करने उतरा है और तेजस्वी यादव अगर खुद मौजूद है तो जाहिर तौर पर हंगामे के आसार थे, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने के आसार थे, लेकिन प्रशासन ने बहुत सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन कर लिया और कोई भी ऐसी अराजक स्थिति पैदा नहीं हुई, बहुत ज्यादा हो हंगामे की स्थिति पैदा नहीं हुई। गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर, अगर ये हम देखें तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर का ये इलाका होता है, एरिया होता है, जो सड़क, इतनी ही दूर तक सारी जो वहां भीड़ भाड़ दिखी या व्यवस्था दिखी, उसके बाद सारी चीजें दुरुस्त कर ली गई। तो प्रशासन को भी इस मामले में बधाई देना होगा कि प्रशासन ने बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बिगड़ने नहीं दिया और उसे मेंटेन कर लिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं की अब बात करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जरा गौर से आप समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इस आज के मार्च में, चूंकि सियासी दलों का प्रदर्शन करना, सड़क पर उतरना, मार्च करना, यह बहुत आम बात है, लेकिन आज के प्रदर्शन में खास क्या था? एक ऐसी चीज खास थी जिसके बारे में शायद किसी ने या तो बहुत ज्यादा सोचा नहीं होगा
या किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ऐसी चीज भी देखने को मिलेगी। आरजेडी की जब से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक 1997 में, आज से लगभग 29 साल पहले आरजेडी की स्थापना हुई थी। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक आरजेडी का जितना भी प्रदर्शन रहा हो, कोई भी आरजेडी का अभियान रहा हो, कोई भी धरना प्रदर्शन रहा हो, मार्च रहा हो, सड़क पर हंगामा हुआ हो, आरजेडी के कार्यकर्ता हमेशा आरजेडी का झंडा लेकर चलते नजर आए। यह पहला मौका ऐसा दिखा है, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि आरजेडी ने मार्च निकाला। इसमें कोई बाकी दल नहीं थे, कांग्रेस या वाम दल भी नहीं थे। उन लोगों ने अपना समर्थन दिया था लेकिन कोई इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन यह पहला प्रदर्शन, पहला मार्च ऐसा निकला आरजेडी का जिसमें आरजेडी का कोई झंडा नजर नहीं आया। इस बार के मार्च में आरजेडी के सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा हाथों में लिया हुआ था, यानी राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर चल रहे थे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो गया। यह वाकई बड़ा अहम सवाल है कि आखिर क्यों हुआ। इसको जाहिर तौर पर इसका अध्ययन भी करना होगा, इसका विश्लेषण भी करना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी ने इस बार अपना झंडा लेना जरूरी नहीं समझा। क्यों सिर्फ तिरंगा? यह भी तो हो सकता था कि कुछ कार्यकर्ता अपनी मर्जी से झंडा लेकर आ जाते। ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आरजेडी ने ऐसा कोई मैसेज पार्टी के भीतर दे दिया था पहले से ही कि कोई पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलेगा, सिर्फ तिरंगे के साथ चलेंगे? तिरंगा, हर तरफ तिरंगा नजर आ रहा था। अब यहां कुछ सवाल है कि क्या आरजेडी को लग रहा है कि उसकी पार्टी के झंडे के बैनर तले, उसके बैनर तले या उस पार्टी के नाम पर भीड़ नहीं जुट रही है या भीड़ नहीं जुट सकती है? क्या आरजेडी के नेताओं को लगता था कि ये चूंकि छात्रों के लिए बात हो रही थी, छात्र हित में बात हो रही थी, तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हम इस मार्च में जुटा सकें, उस भीड़ को इकट्ठा कर सकें, इसलिए पार्टी का झंडा छोड़कर तिरंगे का इस्तेमाल किया गया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के नेताओं को लग रहा था कि तिरंगे का इस्तेमाल करेंगे तो देशभक्ति का एक मैसेज जाएगा और इसके लिए आम लोग भी शायद इस भीड़ का हिस्सा बन जाएं? क्योंकि एक चीज और बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि आरजेडी के इस मार्च में भीड़ थी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भीड़ नहीं थी। विरोधी भले ही कह रहे हैं कि ये फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप हो गया, लेकिन वो ठीक है, वो सियासी वार पलटवार अपना चलता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ थी, लेकिन भीड़ इतनी अप्रत्याशित नहीं थी, भीड़ बहुत ज्यादा चौंकाने वाली नहीं थी। तेजस्वी यादव का जो सियासी कद है, आरजेडी की जो प्रदेश में सियासी हैसियत है, आरजेडी जिस तरह की पार्टी है, आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर जितनी भीड़ जुटी थी उसे आरजेडी के कद के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक बहुत कम माना जाएगा। क्योंकि ये भीड़, आप ये भी नहीं कह सकते कि 5000 लोग जुटे हों। 5000 भी वो संख्या नहीं थी, यानी उससे भी कम। आप कह सकते हैं कि 1000-2000 होंगे लोग शायद, क्योंकि उससे काउंट तो ऐसे नहीं किया जा सकता, लेकिन 1000-2000 हो सकते हैं, या फिर शायद 1000-1200-1400 के करीब भीड़ होगी, क्योंकि वैसे भी सड़क पर बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, फैले हुए होते हैं लोग। लेकिन कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई जहां लगा हो कि बैरिकेडिंग अगर तोड़ी जा रही हो तो वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो कि धक्का मुक्की वाली स्थिति हो, बिल्कुल नहीं। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव इस मार्च से पहले कल खुद गए थे गर्दनी बाग, जहां छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने जाकर अपील की थी छात्रों से कि हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आप लोग कल इस लोक भवन मार्च में शामिल होइए। और आप जानते हैं कि जवाब क्या मिला था? छात्रों ने कहा कि नहीं, हमारा नैतिक समर्थन आपको रहेगा, हमारा समर्थन आपके प्रति है, लेकिन भावनात्मक समर्थन अपनी जगह, लेकिन हम उस मार्च में शामिल नहीं होंगे। अब आप जरा सोचिए कि आखिर क्या वजह है। प्रदेश का एक युवा नेता, प्रदेश का वो चेहरा जो बिहार में आरजेडी का भविष्य माना जाता है, जो आरजेडी का सीएम पद का कैंडिडेट है, सीएम पद के उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, युवा है, उनके कहने पर युवाओं की भीड़ वहां नहीं जुटती है। यह सोचने वाली बात है। अब यही, इसीलिए मैंने यह सवाल उठाया कि क्या भीड़ नहीं जुट सकती है आरजेडी के बैनर तले, इसलिए तिरंगे का इस्तेमाल किया गया और तिरंगा लेकर ही सारे लोग पहुंचे थे। क्यों छात्रों ने मना कर दिया?
क्यों शिक्षक अभ्यर्थियों ने मना कर दिया कि वो इस मार्च में शामिल नहीं होंगे। नैतिक समर्थन की बात उन्होंने कर दी कि ठीक है, आप जा रहे हैं, हमारा समर्थन है कि आप पेपर लीक के खिलाफ या फिर आप हमारे रोजगार के मामले में मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हम समर्थन आपको देंगे, जुबानी तौर पर शामिल नहीं होंगे। ये एक विश्लेषण का समय है, ये एक विश्लेषण की जरूरत है कि आरजेडी ने इस बार अपने झंडे और बैनर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तिरंगा ही लेकर क्यों सारे नेता और कार्यकर्ता नजर आए। क्या वाकई आरजेडी के नाम पर भीड़ जुटना बंद हो जाएगी या भीड़ जुटना कम हो रही है, इस वजह से तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता चिंतित हैं। तेजस्वी यादव एक युवा नेता होकर भी भारी भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा कर पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब आखिर में मैं एक बात बताऊंगा कि प्रशासन की भूमिका बहुत अच्छा लगा कि इस दौरान जब वहां पर आरजेडी के लोग तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे थे, भारत की जो आन बान शान है, भारत की शान का जो प्रतीक है तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, वो लेकर पहुंचे थे। इस दौरान अच्छी चीज ये लगी, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यहां पर बार बार ये अपील की जा रही थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं से कि आप लोग सब तिरंगा लेकर आए हैं, हम सब उन तिरंगे का सम्मान करें, हम सब तिरंगे का सम्मान करते हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि इस भीड़ में, इस प्रदर्शन में, इस मार्च में कहीं से ऐसी कोई स्थिति न बने कि हम तिरंगे की शान में कहीं कोई कमी रख दें, कहीं तिरंगे का अपमान न हो। तिरंगे की मर्यादा, तिरंगे का जो रुतबा है, उसका जो रुआब है, उसका जो शान है उसकी, वो बरकरार रहे। ये बहुत अच्छा लगा कि प्रशासन ने बार बार ये लोगों से अपील की वहां, यानी प्रशासन चाह रहा था कि अगर तिरंगा लेकर आप आए हैं तो ऐसी नौबत ना आए कि हमें भी आप पर कोई सख्ती बरतनी पड़े, और आप भी ध्यान रखें कि यहां से बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में या हंगामा करने के चक्कर में तिरंगा कहीं से झुक जाए या जमीन पर गिर जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज दिखी, और इसीलिए मैंने कहा कि प्रशासन ने बहुत सलीके से, बहुत सूझबूझ से आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया। और दूसरी बात, आरजेडी को यह वाकई आत्ममंथन करने की जरूरत है। तिरंगा लेकर आना बहुत अच्छी बात है, यह तो भारत की शान है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आरजेडी बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर नहीं आई, और क्या वजह है कि छात्रों ने आरजेडी के इस मार्च में शामिल होने से सीधा मना कर दिया। इस पर आरजेडी को विचार करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करें, ताकि बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या हम जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वो आपको जानकारियां कैसी लगती हैं। नमस्कार।